को जो विधानसभा में साहू वर्ग का समर्थन प्राप्त हुआ था वो इस बार दिख नहीं रहा। एक चुनाव में लोग ना काम देखते थे, क्या हुआ है, विकास हुआ है, क्या हुआ, लेकिन इस बार जो हो रहा है, पिछले बार भी और इस बार भी लोग चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं और घर घर जाके लोगों से व्यक्तिगत रूप से मिलते थे। नमस्कार, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म छत्तीसगढ़ तक में आपका स्वागत है। मैं रघुनंदन पंडा। वर्तमान समय में पूरे भारत के, अब छत्तीसगढ़ हो कहीं भी हो, लोकसभा चुनाव की सरगर्मी चल रही है। राष्ट्रीय पार्टी के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेके नीचे कार्यकर्ता तक हर मतदाता को रिझाने में लगा है कि आप हमारे पार्टी के निशान पे वोट दीजिए। चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे विपक्ष का कोई भी नेता हो, चाहे निर्दलीय नेता हो, अगर वो सांसद जीत जाता है 4 जून को जो ईवीएम से जो मत निकलेगा तो वो उसकी बल्ले बल्ले, और जो अगर वो हार जाता प्रत्याशी, वो घर में बैठ के सोचेगा कि मेरे से क्या कमी हो गई कि मतदाताओं ने मुझे पूछा नहीं और मेरे निशान पे वोट डाला नहीं। आज हमारे साथ दुर्ग लोकसभा के ये वरिष्ठ पत्रकार हैं जिले के। इन्होंने अपने 40 वर्षों का एक पत्रकारिता का जीवन लिखाई पढ़ाई में समाज हित में किया है, क्योंकि पत्रकार जगत को समाज का चौथा दर्पण कहा जाता है। यह अलग अलग समाचार पत्रों में काम करते हैं और निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। समाज को एक अच्छी रणनीति के तहत एक अच्छा लेख लिखते हैं, सरकार के बारे में लिखते हैं। सरकार की कुछ कमी होती है तो उसमें भी लिखने से ये पीछे नहीं हटते हैं। आज हम इनकी जवानी सुनते हैं, राजनीतिक चौपाल। मैं शुरुआत करता हूं सूर्यराव जी से। सूर्यराव जी, छत्तीसगढ़ तक में जुड़ने के लिए आपका स्वागत है। जी, छत्तीसगढ़ में इस समय लोकसभा चुनाव को लेकर काफ़ी चहल पहल है। प्रत्याशी, सभी पार्टियों के प्रत्याशी अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से दुर्ग लोकसभा क्षेत्र से विजय बघेल हैं जो वर्तमान में सांसद हैं। इनके अलावा दुर्ग संसदीय क्षेत्र से ही कांग्रेस के राजेंद्र साहू हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के काफ़ी करीबी हैं। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि दुर्ग लोकसभा क्षेत्र में 20,59,000 मतदाता हैं, जिसमें 11 लाख मतदाता युवा हैं जो तय करेंगे कौन सांसद होगा, कौन यहाँ से दुर्ग लोकसभा का प्रतिनिधित्व करेगा दिल्ली में जाकर। सबसे अच्छी बात इस बार लोकसभा में चुनाव के दौरान ये देखने आ रही है कि कांग्रेस के प्रत्याशी हों चाहे भाजपा के प्रत्याशी हों, दोनों ही प्रत्याशी किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप नहीं लगा रहे हैं, अपनी अपनी पार्टी की बात कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी राजेंद्र साहू कह रहे हैं कि पूर्ववर्ती सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया, उसके कार्यों को लेकर वे जनता के बीच जा रहे हैं। अब 7 मई को मतदान है, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि कौन दुर्ग का नेतृत्व करेगा। दोनों प्रत्याशियों में भाजपा से विजय बघेल जो रिश्ते में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भतीजे हैं, राजेंद्र साहू जो भूपेश बघेल के एकदम सिपा सलार, पाटन विधानसभा में उनके राजनीतिक चुनाव विश्लेषक रहे, संचालक रहे, दोनों के बारे में बताएंगे आप। देखिए, विजय बघेल भी सरल है और राजेंद्र साहू भी सरल हैं, दोनों ही प्रत्याशी सरल हैं। विजय बघेल के साथ कार्यकर्ता भी हैं और नेता भी हैं। राजेंद्र साहू के साथ कुछ कार्यकर्ता यहाँ से गायब हो गए क्योंकि हमारे दुर्ग संसदीय क्षेत्र से 3 नेता चुनाव लड़ रहे हैं। भूपेश बघेल जो पाटन के विधायक है और राजनांदगांव से चुनाव लड़ रहे हैं। तामदास साहू जो दुर्ग ग्रामीण क्षेत्र से विधायक थे, पूर्व मंत्री थे, वो महासमुंद से चुनाव लड़ रहे हैं। और तीसरे देवेंद्र यादव जो हमारे भिलाई नगर विधानसभा के विधायक है कांग्रेस के, वो बिलासपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। इस तरह से देखा जाए तो तीनों नेता अपने अपनी जगह में काफ़ी अपनी कार्यकर्ताओं के साथ उनकी एक टीम थी, वह टीम नहीं है तो थोड़ी सी दिक्कत वहाँ पर हो रही है। अब दूसरे पत्रकार भाई के पास आता हूँ मैं। अभय जी, 2014, 2019, 2024 के जो लोकसभा चुनाव हैं उसमें क्या अंतर आपको अभी दिख रहा है? देखिए, बड़ी अच्छी बात की है आपने। 2014 और 24 इन 10 सालों का अगर इस दुर्ग लोकसभा सीट पर अपन विश्लेषण करते हैं तो ये समझ में आता है कि 2014 में जहाँ लगातार इसके पहले भाजपा का कब्जा रहा, पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और वर्तमान में महासमुंद से भी वो लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी बनाए गए हैं ताम्रध्वज साहू, उन्होंने भाजपा की सरोज पांडे को परास्त किया था और लगातार इसके पहले जो भाजपा का गढ़ था उसको ख़त्म करने का प्रयास किया था उनके द्वारा। परंतु 2019 में स्थितियाँ विपरीत रही, मोदी लहर रही और उसका पूरा फ़ायदा विजय बघेल को प्राप्त हुआ।
ऊपर से दूसरी ओर से वो ओबीसी प्रत्याशी रहे हैं और कुर्मी क्षेत्र से आने के कारण उनका पूरा लाभ मिला और उन्हें एक रिकॉर्ड कायम करते हुए 3,90,000 वोटों से विजय प्राप्त की थी। परंतु 2024 में भी वही स्थितियां उनके साथ दिख रही, मोदी लहर भी हैं। लेकिन दूसरा अगर हम विश्लेषण थोड़ा सा करें तो इस बार भाजपा को जो विधानसभा में साहू वर्ग का समर्थन प्राप्त हुआ था वो इस बार दिख नहीं रहा है। और दुर्ग में चूँकि 51% कुर्मी और साहू मतदाता हैं, तो अब देखिए कि ये साहू का समर्थन ना करना विजय बघेल के लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है। जी भाई कह रहे हैं कि 2023 के जो विधानसभा चुनाव में साहू समाज ने भारतीय जनता पार्टी का सहयोग किया था, विश्वास करके वोट डाला था ईवीएम में, और 2023 में कांग्रेस की सरकार जो दोबारा आने वाली थी उसको सत्ता से बाहर जाना पड़ा। मैं अब दूसरे पत्रकार भाई के पास आता हूं। संतोष जी, कांग्रेस की गारंटी घोषणा पत्र और मोदी का घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी में, दोनों में क्या अंतर? निश्चित तौर पर बीजेपी का जो घोषणा पत्र है उसमें एक विज़न और आधार नज़र आता है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी के घोषणा पत्र और लहर के चलते बीजेपी को इसका फ़ायदा होगा और जनता के बीच में इसका प्रभाव भी जाएगा। पर जिस तरह छत्तीसगढ़ की जनता ने पिछले विधानसभा चुनाव में एक अंडर करंट दौड़ पड़ा लहर के बीच में, तो लहर के बीच में इस बार भी हो सकता है कि कांग्रेस का वो अंडर करंट है, जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में जो जनसंपर्क है, अभियान है, वह उस आधार पर ऐसा लग सकता है कि कांग्रेस को भी कमतर नहीं आंक सकते हैं। लेकिन लहर तो चल रही है मोदी जी की, ऐसा मतदाताओं में दिख रहा है। आपके क्या विचार है? आप भी कितने वर्षों से पत्रकारिता कर रहे हैं, कई विधानसभा चुनाव, कई लोकसभा चुनाव आपने निपटा है, आप बताएंगे। रमेश गुप्ता जी, पहले जो चुनाव होता था आप लोग देखे होंगे, पहले के चुनाव में लोग ना काम देखते थे, क्या हुआ है, विकास हुआ है, क्या हुआ। लेकिन इस बार जो हो रहा है, पिछले बार भी और इस बार भी लोग चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार मोदी लहर चल रहा है, मोदी का चेहरा दिख रहा है। कांग्रेस भी मुद्दा लेके आया, लेकिन वो कांग्रेस का मुद्दा या तो अच्छे से भुना नहीं पा रहे हैं या अच्छे से जनता के बीच में उसको दिखा नहीं पा रहे हैं, तो बोल पाना मुश्किल है। कांटी की टक्कर है। भिलाई में भी, दुर्ग जिले में भी क्या है कि स्थिति बोलेंगे दोनों के बीच में है, कभी कम, क्योंकि साहू समाज पिछले बार सरोज पांडे के समय भी विरोध किए थे और इस बार भी स्थिति थोड़ा साहू समाज जो है विरोध में अभी भी दिखाई दे रहा है करके। अब कैसे ऐसे बीजेपी अपने पक्ष में करेंगे ये तो समय बताएगा। फिर ये भाई वरिष्ठ पत्रकार बता रहे हैं कि ये तो समय बताएगा, और सही में 7 मई तो जो समय आएगा उसमें ईवीएम में जो मत डालेंगे वो कौन सा समाज भारतीय जनता पार्टी के निशान में डालता है, कांग्रेस के निशान में डालता है, और 4 जून को जो निकलेगा अधिक वो दुर्ग लोकसभा का सांसद बनेगा। मैं वरिष्ठ पत्रकार अशोक पंडित जी से बात करता हूँ। आपने अपने जीवन में कई लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव देखे, इनके बारे में बताएंगे आप। पहले जो चुनाव होता था वो निष्ठा के रूप में होता था, पार्टी के कार्यकर्ता हुआ करते थे और घर घर जाके लोगों से व्यक्तिगत रूप से मिलते थे। अब हो रहा है, मैनेज किया जा रहा है। अब मैनेज करके कार्यकर्ता निकलता है, दोनों पार्टी मैनेज करने की कोशिश करती है। अब केवल ताम झाम जिसके पास है वो उसको वो अपना बाजी मार लेता है। कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवार दोनों खड़े हैं, तो कांग्रेस का क्या योगदान है क्षेत्र के नागरिकों के लिए, भाजपा के लिए भी बताइए। कांग्रेस का तो 70 साल का तो कांग्रेस ने जो किया है तो सबको दिख रहा है। अब ये जो 10 साल और जो अटल बिहारी जी का जो कार्यकाल था वो भी दिख रहा है। अब जो है आज के प्रधानमंत्री बड़े लोकप्रिय हैं, जो युवा में हैं, युवा और यहाँ का जो साहू मतदाता है, ये इस पर ही विजय बघेल और साहू जी का जीत निश्चित होगा। पत्रकार जी कह रहे हैं कि युवा मतदाता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज पसंद कर रहा है, जीत दिलाएगा या नहीं दिलाएगा 4 जून को ईवीएम से बात चलेगा। मैं फिर दूसरे पत्रकार पर आता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर मन से कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचारियों को जेल पहुंचाऊंगा। अगर वो भ्रष्टाचार नेता भाजपा में शामिल हो जाता है तो उसका भ्रष्टाचार खत्म हो जाता है। आपके क्या विचार? ऐसा नहीं है, जितने लोग शामिल हुए हैं उनके खिलाफ जांच अभी भी पेंडिंग है। वो भले भारतीय जनता पार्टी में किस उद्देश्य से आए वो जाने, और भारतीय जनता पार्टी ने किस उद्देश्य से उन्हें शामिल किया भारतीय जनता पार्टी ही बता पाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि जितने भी मामले हैं वो सारे न्यायालय में और जिस विभाग में प्रकरण है वहाँ लंबित हैं, कोई ख़त्म नहीं हुआ मामला।
महंगाई बहुत अधिक बढ़ गई, कांग्रेस बता रही है, और सही में सामान्य नागरिक घेरनी हो उसको बहुत महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। केंद्र की सरकार बोल रही है हम गारंटी दे रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं मेरी गारंटी 100%। जब पहला चुनाव प्रधानमंत्री लड़े थे 2014 में, हर नागरिकों के खाते में 20 लाख रुपए दूंगा, 15 लाख रुपए दूंगा, लेकिन उन्होंने आज तक ऐसा नहीं हुआ। ये कांग्रेस कह रही है, आम जनमानस कर रहा है, आपके क्या विचार? देखिए, महंगाई विषय जनता के बीच में कांग्रेस पहुंचा नहीं पाई है अभी तक के। लगातार मोदी जी का देश हित में जिस प्रकार से कार्य हो रहे हैं और पूरा एक ग्लोबल सिनारियो जो देश का बना है, वो देखते हुए जनता ने भी तुलनात्मक अध्ययन किया है कि जहां पाकिस्तान में खाने को नहीं है, श्रीलंका की अर्थव्यवस्था बिल्कुल सड़क पर आ चुकी है, इंग्लैंड जैसे देश को हमारी इकोनॉमी जो 10वें पायदान पे थी उसको उठा करके हमने आज 5वें पर ले आया, उससे भी हम उसको भी पछाड़ चुके हैं। तो महंगाई मुद्दा ये केवल विपक्षियों तक के रह गया है, जनता इसको नहीं मान रही है, उनको विकास भी दिख रहा है। और लगातार जिस प्रकार से प्रधानमंत्री स्वयं सामने आकर के अपनी बातें रख रहे हैं, उसको जनता ने कहीं ना कहीं एक्सेप्ट किया है, इसलिए उनकी छवि आज जनता के बीच में एक तरफा चल रही है, इसका इनकार नहीं किया जा सकता है। मैं दूसरे पत्रकार के पास आता हूँ। युवा चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद कर रहा है, राहुल गांधी को नहीं, ऐसा क्यों? क्या है, अभी जो देश है हाईटेक हो गया है, जो चीज़ें विदेशों में चल रही हैं, जो चीज़ें यहाँ होनी चाहिए भारत में अब दिखाई दे रहा है। चाहे वो आपके जेब में 1 रुपया ना हो, आज आप फ़ोन पे चलाइए, मोबाइल लेके जाइए, कहीं से भी कुछ भी कर सकते। ये सब मोदी जी की देन है और युवा इसको पसंद कर रहा है। अभी तो भिलाई फिर भी पिछड़ा हुआ, आप इसी को महानगर में चले जाइए, किसी भी युवा के जेब में आपको 1 रुपया दिखाई नहीं देगा। वो हाईटेक तरीके से हर चीज़ ऑनलाइन हो गया है। मतलब भ्रष्टाचार देखेंगे तो जो भ्रष्टाचार करेगा साफ दिखाई देगा ऑनलाइन में कि आपने कहाँ पे पैसा किसको दिया है, क्या खर्च किया है, क्या चीज़ें हैं करके। तो इस वजह से युवाओं में ना इसके प्रति, मोदी के प्रति जो है ना लगा बढ़ा है। हिंदूवादी को लेके विचार जो चल रहा है, राम मंदिर जो बनाए हैं वो अपने आप में एक बहुत बड़ा उसकी कोई बात ही नहीं कर सकते हैं करके। वो जितना बड़ा काम हुआ है देश के लिए, इस वजह से युवाएँ जुड़े हुए हैं। मैं दूसरे पद के पास आता हूँ। राष्ट्रीय पार्टी के नेता आज अपने एक एक वोट जाति पर मांग रहे हैं, लोगों से मांग रहे हैं, समाज से मांग रहे हैं, ऐसा क्या कारण? निश्चित तौर पर जो हिंदुत्व की बात की जाती है तो उसका असर जो हिंदुत्व का ट्रेंड था उस आधार पर अब वो ट्रेंड धीरे धीरे जातियों तक पहुंचा हुआ है। लोग दावे करते हैं कि ये समाज हमारे साथ है, ये समाज हमारे साथ है, लेकिन बिल्कुल 100% ये सच है कि कोई भी जाति या समुदाय विशेष किसी एक पार्टी की तरफ नहीं है। सभी मतदाता आजकल जागरूक हो चुके हैं। लोग अपना आकलन अपने कार्य के आधार पर और जनता जो है सरकार के कार्य के आधार पर ही अपना निर्णय लेती है और निश्चित तौर पर अपने आधार पर ही वोट करती है। तो इसलिए ऐसा सभी दावा कि ये समाज मेरे साथ है, ये समाज उसके साथ है या ये समाज, ऐसा कुछ नहीं है। निश्चित तौर पर एक विज़न है जो देश को जिस ओर ले जाना चाहिए, उस विज़न में कार्य दिखाई देता है और जिसने कार्य किया है उस पार्टी के प्रति लोगों में अपने आप रुझान बनता है उनके लिए। विपक्ष कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अडानी और अंबानी को सहयोग कर रहे हैं और देश की संपत्ति को निजीकरण करते जा रहे हैं। आपके क्या विचार है? निश्चित रूप से देश का विकास हुआ है और अडानी और ये जो ये सवाल है तो ये भी तो विकास में ही आता है। अडानी को अगर दे रहे हैं तो अडानी भी तो लोगों को नौकरी देंगे, शिक्षा देंगे, लोग स्थानीय स्तर पर विकास करेंगे। और जो आरोप जो विपक्ष लगा रहा है, ये तो विपक्ष का काम है, आरोप लगाना ही है। ये पत्रकार भाई अलग अलग विषय में बताएं, देश के प्रधानमंत्री का कार्य बताएं। युवा वर्ग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद कर रहा है। आज कोई भी युवा अपने देश का जो पे फोन है और भी चीज़ है, रुपए को जेब में लेके नहीं चलता है, करेंसी पर विश्वास कर रहा है, ऑनलाइन काम कर रहा है। और देश कैसा चलेगा ये पत्रकार भी जानते हैं और देश का युवा भी जानता है। 7 मई को दुर्ग लोकसभा में मत हैं।
ये भी चाह रहे हैं अच्छे से अच्छे लोग आएँ और दुर्ग का सांसद जीते। और 4 जून को जो ईवीएम से मत निकलेगा वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में जाएगा कि कांग्रेस के उम्मीदवार के पक्ष में जाएगा कि निर्दलीय पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में जाएगा, ये पता चलेगा। देश की जनता भी 4 जून का इंतजार कर रही है और ये पत्रकार भाई भी 4 जून का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव 5 साल के अंतराल में आता है। राष्ट्रीय पार्टी का नेता जो जीतेगा वो दुर्ग लोकसभा का 2024 का सांसद बनेगा, उसका बल्ले बल्ले होगा, और जो राष्ट्रीय पार्टी का उम्मीदवार हारेगा उसके साथ क्या होगा वो जानता है। 4 जून सबको इंतजार रहेगा, देश की जनता को, पत्रकार भाइयों को और युवा वर्ग को भी। रघुनंदन पंडा, छत्तीसगढ़ तक, भिलाई।